हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस डाइपोल पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पे एक वाई डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल है, इसमें एक चार्ज -q और दूसरा +q चार्ज है। और डाइपोल का जो डायरेक्शन है यानी डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर। और डाइपोल का जो सेपरेशन है वो 2a हो गया। तो और ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी ये अगर एक नेगेटिव चार्ज है और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया तो इस पे जो फोर्स लगेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा और वो हो जाएगा -q ई वेक्टर। और पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। यानी अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव +q चार्ज है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डाइपोल है इस पर जो इस नेगेटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगेंगे उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से F वेक्टर इक्वल टू q ई वेक्टर, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे वो हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू -q ई वेक्टर। यानी इस नेगेटिव चार्जेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल्स टू QE - QE इक्वल्स टू 0। तो इस डाइपोल पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिसके चलते फोर्स जो इस डाइपोल पर हो रहा है वो 0 हो रहा है। लेकिन दोनों जो फोर्सेस है वो कुछ सेपरेशन पर लग रहे हैं, यानी इस डाइपोल के बीच कुछ सेपरेशन है और दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर लग रहे हैं, एक +q चार्जेस पर और दूसरा -q चार्जेस पर। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के चलते नेट फोर्स इस डाइपोल पर तो 0 हो रहा है, लेकिन ये जो दोनों फोर्स है इस डाइपोल पर एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है। यानी इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। एक टॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है और दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए इस टॉर्क को हम लोग कपल भी बोलते हैं। तो ये जो टॉर्क लग रहा है वो हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि R वेक्टर जो है आर्म ऑफ द कपल, या फिर इसको हम लोग कपल आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कपल आर्म हो गया 2a, क्योंकि इसी आर्म पर फोर्सेस लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इस डाइपोल पर जो है नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसीलिए इस पर जो टॉर्क क्रिएट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन होगा, यानी वो किसी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। और वो जो टॉर्क क्रिएट होगा उस टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं RF sin थीटा। यानी हम लोग यहाँ से किसी भी फोर्स को ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स है और ये कपल आर्म हो गया, तो R क्रॉस F मान लेते हैं कि ये जैसे ये x डायरेक्शन में R है R वेक्टर, और y डायरेक्शन में अगर F वेक्टर लग रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो R क्रॉस F, यानी ये x क्रॉस y ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो प्लेन है इसके आउटवर्ड ऊपर की ओर होगा। तो वो जो वेक्टर होगा वो उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी टॉर्क जो होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और अगर हम लोग इस फोर्स की बात करें और यहाँ पे ओरिजिन माने, इस पॉइंट को ओरिजिन माने और इसको कपल आर्म माने, और ये जो फोर्स हो गया तो ये R क्रॉस F, यानी
ये कुछ इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर हो गया और इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ ये इस डायरेक्शन में इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, या तो इस तरह से ये डाइपोल जो है इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया आर एफ साइन थीटा। यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये आर, फर्स्ट केस में अगर ये आर वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया और एफ जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। तो टॉर्क जो है वो आर एफ और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम लोग पी क्रॉस ई लिखें तो जैसे ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्जेस की ओर, और ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो पी क्रॉस ई जो होगा वो भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यानी अपवर्ड की ओर होगा। तो यहाँ से भी पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2a, आर को हम लोग 2a लिख सकते हैं, और एफ जो है वो क्यू ई है और ये साइन थीटा हो गया। और यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं पी को क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है दोनों इक्वल है, 2a क्यू ई साइन थीटा 2a क्यू ई साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, पी भी कांस्टेंट है, और टॉर्क जो है वो थीटा पर डिपेंडेंट करेगा। तो हम लोग एक दो केसेस पर बात कर सकते हैं, जैसे इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो होगा पी ई साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू जो है वो 0 होगा। यानी अगर पी और ई के बीच अगर एंगल 0 होगा तो उस केस में टॉर्क 0 होगा। यानी अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल का डायरेक्शन भी अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो उस केस में इस डाइपोल पर जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। और अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 90 पर बात करें तो टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसीलिए टॉर्क हो गया पी ई, और इस वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू मान सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में टॉर्क जो लगेगा डाइपोल पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है जो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात करेंगे डाइपोल इन, तो अब हम लोग इस केस पर बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में भी इस डाइपोल पर फोर्स एक्ट होंगे और उस फोर्स के कारण इस पर टॉर्क एक्ट होगा, और उस फोर्सेस के चलते इस पर भी टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होने के साथ साथ इस डाइपोल पर एक नेट फोर्स भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जिसके कारण इस डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर उतना फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है
तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इस डाइपोल पर वो नॉन जीरो होगा, जिसके कारण इस डाइपोल पर टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा लेकिन साथ ही साथ इस पर एक फोर्स भी अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो जनरल केस की बात करेंगे जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग बात करेंगे जब डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। इस केस में जो थीटा है वो 0 है। तो यहाँ पे फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है और मान लेते हैं कि ये जो फील्ड है ये इंक्रीजिंग फील्ड है, यानी ये जो फील्ड है ये लगातार बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है या फिर स्ट्रेंथ है वो E1 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो E2 है। तो इस चार्जेस पर जो फोर्स लगेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1। E2 जो है वो E1 से बड़ा है, इसलिए इस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F इक्वल टू QE होता है। और तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1 इक्वल टू QE1 और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेंगे वो हो जाएगा F इक्वल टू QE2 और यहाँ पे E2 E1 से बड़ा है तो QE2 इज़ ग्रेटर देन QE1, यानी इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और डाइपोल का जो डायरेक्शन है या डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टीन्यूसली इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पे E1 माने और यहाँ पे E2 माने तो इस केस में E2 का मैग्नीट्यूड जो है E1 से ज़्यादा होगा। तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फोर्स से ज़्यादा होगा क्योंकि इज़ ग्रेटर देन E1, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यानी उस डाइपोल पर टॉर्क तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ उस पर एक नेट फोर्स भी लगता है जिसके चलते डाइपोल अपने पोजीशन से मूव कर सकता है, यानी डाइपोल जहाँ पर है उस अपना पोजीशन चेंज कर सकता है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरह से उस डाइपोल पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और किस तरह से उस पर नेट फोर्स लगता है। जब हम लोग यूनिफॉर्म में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर एक नेट फोर्स भी लगता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।